नमस्कार दोस्तों, इजी इंजन जिप्सी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे हाथ में जो देख रहे हो थर्मोस्टेट वाल्व है। अब ये थर्मोस्टेट वाल्व अगर जिप्सी के इंजन में से अगर रिमूव कर दिया जाए, थर्मोस्टेट वाल्व अगर हटा दिया जाए कूलिंग वाटर लाइन से, तो उससे क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट क्या आएगा। अगर दूसरी कार की बात करें तो उसमें क्या होता है कि कूलिंग वाटर फैन जो है, कूलिंग वाटर फैन थर्मोस्टेट स्विच के ऊपर ऑपरेट होता है। मतलब कि जब इंजन चालू करोगे तो फैन स्टार्ट नहीं होगा, है ना। जिप्सी में होता है क्योंकि डायरेक्टली कपल्ड है। तो जिप्सी में तो पहले ही इंजन के साथ फैन कपल होने की वजह से पहले ही फैन चालू हो जाता है रेडिएटर के पास वाला, ठीक है, कूलिंग वाटर फैन। लेकिन अदर कार्स की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, थर्मो स्विच अगर एक्ट होती है उसके बाद वो फैन स्टार्ट होता है। वो एक्ट कब होती है, जब कूलिंग वाटर टेम्परेचर 88 डिग्री या 90 डिग्री वो अटेंड करेगा कूलिंग वाटर टेम्परेचर, तब जाके वो फैन चालू होता है। और उसी टाइम पे ये स्प्रिंग लोडेड थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो भी ऑपरेट होता है। अभी होता क्या है कि इंजन जब जो 4 सिलेंडर का इंजन है, तो उस इंजन का जो सिलेंडर ब्लॉक है उसके साइड में क्या होता है कि वहां पे साइड में वहां पे कूलिंग वाटर जैकेट बना होता है ना। वो कूलिंग वाटर जैकेट उसमें से सर्कुलेट होता है कूलिंग वाटर। अभी कूलिंग वाटर सर्कुलेट वहीं से होता है, तो क्या हो जाएगा कि इंजन जब चालू करेंगे तो कूलिंग वाटर जो है वो टेम्परेचर अटेंड करेगा 88 डिग्री। जैसे 88 डिग्री टेम्परेचर अटेंड करेगा तो उसके साथ उसका प्रेशर जो है वो भी बढ़ेगा। अभी प्रेशर अगर बढ़ा तो क्या हो जाएगा कि वो थर्मोस्टेट वाल्व जो स्प्रिंग लोडेड थर्मोस्टेट वाल्व है उसके ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, है ना। ये लॉक कंडीशन में होता है। कूलिंग वाटर पंप जो रहता है, कूलिंग वाटर पंप तो सर्कुलेशन में आ जाता है। जब ये इंजन चालू करते हैं तभी कूलिंग वाटर पंप तो चलता है, लेकिन वहां पे वाटर सर्कुलेशन नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि कूलिंग वाटर का जो डिस्चार्ज है वो थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो रोक के रखता है, ये ऑपरेट नहीं होता है। मतलब वहां पे कोई सर्कुलेशन नहीं होती है। मतलब कूलिंग वाटर जो है वो रेडिएटर से इंजन जैकेट के अंदर में सर्कुलेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो वाल्व है वो क्लोज है। तो अभी होगा क्या कि जब 88 डिग्री टेम्परेचर अटेंड करेगा या 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब अटेंड करेगा, तब ये थर्मोस्टेट वाल्व जो है ओपन हो जाएगा। ये ओपन होते ही पूरा जो वाटर है वो प्रेशराइज कंडीशन में है, इसीलिए सीधा वो रस हो जाएगा रेडिएटर के अंदर में। रेडिएटर के अंदर में जाएगा तो रेडिएटर के अंदर में जो पहले से पानी पड़ा हुआ है वो पानी ठंडा है, उसका 88 डिग्री टेम्परेचर पानी नहीं है। तो वो पानी जो है वो इंजन जैकेट के अंदर से फिर से रिसर्कुलेशन होगा। मतलब सर्कुलेशन टेक प्लेस आफ्टर द व्हाटएवर द ओपनिंग ऑफ द थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट वाल्व के ओपनिंग के बाद वो सर्कुलेशन होता है। तो ऐसे होता है। अभी मैं क्या करता हूँ कि ये तो हो गई अदर्स कार की बात, है ना। अभी जिप्सी में भी सर्कुलेशन तो वैसे ही होता है, थर्मोस्टेट वाल्व का जो फंक्शन है वो तो सेम ही है। लेकिन यहाँ पे जो है वो कूलिंग वाटर फैन जो है जिप्सी में वो पहले से ही स्टार्ट होता है, इंजन जैसे चालू किया। तो अब मैं थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो सर्किट में से निकाल लेता हूँ। मतलब कि वहां पे अभी कोई ऑब्स्टेकल्स है नहीं, है ना। जैसे ही मैंने इंजन स्टार्ट किया तो कूलिंग वाटर पंप भी चलेगा, वाटर सर्कुलेशन भी होगा, और टेम्परेचर जो है वाटर का टेम्परेचर अभी वो जो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा नहीं, रूम टेम्परेचर पे रहेगा नहीं, क्योंकि इंजन चालू होते ही वाटर सर्कुलेशन में भी है और इंजन गर्म भी हो रहा है। मतलब सिलेंडर ब्लॉक जो है मोमेंट की वजह से वहां पे क्या हो रहा है कि वो हीट भी जनरेट करेगा। तो वो हीट डिसिपेट कौन करेगा, हीट लेगा कौन, वो डिसिपेशन कहां पे होगा हीट का, कूलिंग वाटर में। अभी कूलिंग वाटर सर्कुलेशन में है, सर्कुलेशन में है तो कूलिंग वाटर का टेम्परेचर सर्टेन डिग्री तो वो बढ़ेगा ही। लेकिन अब वो 88 डिग्री नहीं अटेंड होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूस सर्कुलेशन में है। रेडिएटर के साथ जो बाहर की एयर का जो है वो भी बाहर का एयर जो है वो भी कांटेक्ट में आ रहा है। तो कूलिंग जो है वो पहले से ही मतलब अभी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो वो 88 डिग्री जाएगा नहीं, अभी वाल्व तो है नहीं, तो कूलिंग वाटर पंप जो है वो सर्कुलेट करेगा, तो कूलिंग वाटर जो है वो सर्कुलेट होते रहेगा। वहां पे डेंसिटी डिफरेंस के कारण भी वाटर तो भागेगा अंदर कूलिंग वाटर जैकेट के अंदर में, इंजन के कूलिंग वाटर जैकेट के अंदर में वाटर भागेगा और डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ही भागेगा। लेकिन अभी उसका टेम्परेचर 88 जाने वाला नहीं है। अगर 88 नहीं जाने वाला है मतलब कि इंजन जो है ओवर हीट होने वाला नहीं है। अगर ये वाल्व मैं रिमूव कर देता हूँ जिप्सी के अंदर से, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये वाल्व अगर मैं निकाल देता हूं तो कंटिन्यूअस सर्कुलेशन होगा और वाटर जो है वो जो कूलिंग जो है वो होते रहेगा और फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं कोई सर्दी के मौसम में अगर ये थर्मोस्टेट वाल्व में निकाल दिया है, अब सर्दी के मौसम में 88 डिग्री की बात तो छोड़ो, वो रूम टेम्परेचर है वो भी ना अटेंड करे इनिशियली जब मैं इंजन स्टार्ट करूँ तब, ठीक है। तो वहां पे फिर वो एक चीज है कि गाड़ी का जो है जो नॉर्मल वार्म अप चाहिए वो नहीं मिलेगा। लेकिन वो कहाँ पे, जहाँ पे 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, -5 डिग्री चला जाता है या 0 डिग्री व्हाटएवर, ऐसे कोई जगह पे जहाँ पे मतलब कूलिंग वाटर जो वहाँ पे जो सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर काफी डाउन चला जाता है, वहाँ पे ये थर्मोस्टेट वाल्व की बहुत ही जरूरत पड़ती है। वहाँ पे वो चाहिए ही चाहिए गाड़ी के अंदर। लेकिन अगर नॉर्मल अगर एम्बिएंट टेम्परेचर 35 30 28 वो अगर एम्बिएंट टेम्परेचर है और फिर तो मेरे ख्याल से इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। अभी कंपनी तो इक्विपमेंट करेगी, ठीक है।
सही है। और ये रिमूव करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो जरूरत तो इसलिए पड़ेगी, इसको रिमूव क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अपने क्या है रेडिएटर के अंदर में उसका जो हीट ट्रांसफर रेट जो है वो पुअर हो जाएगा डिस्केलिंग की वजह से, या उसका परफॉर्मेंस जो है वो पुअर हो जाएगा। एलएमटीडी अगर कैलकुलेट करोगे इनलेट में आउटलेट में, तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि इसका इफिशिएंसी जो है, थर्मल इफिशिएंसी खत्म हो गया है रेडिएटर की। वो एक चीज हो सकती है गाड़ी इंजन जो है ओवरहीट होने का। पहला कि रेडिएटर जो है उसका परफॉर्मेंस सही नहीं है ना, उसकी थर्मल इफिशिएंसी पुअर हो गई है, वो चाहे एज की वजह से हो या फिर उसका जो भी है कूलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि कूलिंग वाटर टेम्परेचर ज्यादा मतलब ठंडा होगा नहीं ना, टेम्परेचर ज्यादा ले लेगा, तो फिर उस केस में गाड़ी जो है ओवरहीट करेगी। अपना जो पॉइंटर का जो सुई रहता है मीटर क्लस्टर के ऊपर में, जो पॉइंटर रहता है मीटर क्लस्टर का, वो सेंटर के बिलो रहना चाहिए, स्लाइड बिलो रहना चाहिए ना, उसके ऊपर तो जाना ही नहीं है, लेकिन सेंटर भी नहीं अटेंड करना है पॉइंटर। अगर सेंटर भी अटेंड कर रहा है मतलब हीटिंग हो रही है गाड़ी। अभी अगर रोड पे 70 की स्पीड से चल रहे हैं तो हीटिंग का इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि हवा बाहर की लगेगी उसको, रेडिएटर में जो वाटर है वो कूलिंग होने ही वाला है, तो वो इश्यू नहीं आएगा। लेकिन ट्रैफिक में तो गाड़ी ऐसे मतलब फर्स्ट गियर में रहती है और इंजन कंटिन्यूस रन रहता है, तो 1000 आरपीएम 800 आरपीएम 1000 आरपीएम 800 आरपीएम कंटिन्यूस ऐसा चलते रहेगा, तो एक डेढ़ घंटे के अंदर गाड़ी को ओवरहीट हो जाएगी, तो वो बहुत बड़ा फिर इश्यू कर देगा। पानी कूलिंग वाटर में पूरा बाहर फेंक देगा अगर गर्म हो गया तो। अभी अगर वो वैसा भी हो, अगर ओवरहीटिंग 2-3 बार हो गया तो हेड गास्केट भी चला जाएगा। हेड गास्केट जाएगा मतलब कूलिंग वाटर जो है पूरा ऑयल चेंबर में चला जाएगा, तो ऑयल और वाटर सब मिक्स हो जाएगा, मतलब फिर ओवरऑलिंग इंजन का तो बहुत बड़ा खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज जो है ओवरहीटिंग वो तो चले ही नहीं। गाड़ी ओवरहीट हो रही है तो वो तो कोई केस में मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है कि मैं गाड़ी ओवरहीट हो रही है फिर भी मैं चलाऊंगा, थोड़ा जाके रुक जाऊंगा, नहीं। लेकिन ऑब्स्टेकल्स जब क्रिएट होगा, इंजन जब कंटिन्यूस रनिंग में रखना पड़े, ऐसा कोई कंडीशन हुआ, ट्रैफिक में फंस गए, तो उस टाइम पे वो चीज जो है वो प्रॉब्लम करेगी। अब इंजन के अंदर में ये जो कूलिंग वाटर जो है वो तो सर्कुलेशन भी बराबर हो रहा है, मतलब कि अगर कूलिंग वाटर पंप का फंक्शन अगर बराबर नहीं है तो डेंसिटी डिफरेंस से ही सिर्फ कूलिंग वाटर अंदर घूम रहा है, मतलब प्रेशर जो मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से वो बाहर का एयर का कांटेक्ट में आता है, रेडिएटर उसको कूलिंग करता है और सर्कुलेशन होता है। तो दूसरा जो है कूलिंग वाटर सर्कुलेशन पंप जो है उसका पुअर फंक्शन है। वो पुअर फंक्शन कैसा है, उसका इंपेलर जो है वो थोड़ा ट्रिम हो गया है, वो इंपेलर और केसिंग के बीच में जगह बन गई है, तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा। उसको जो ताकत से, जो जितना प्रेशर से पानी फेंकना चाहिए वो करेगा नहीं, पहली बात है ना। तो पहला हो गया रेडिएटर जो है वो पुअर फंक्शन कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। दूसरा है कूलिंग वाटर पंप जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, मतलब सही से नहीं कर रहा है, चल रहा है ठीक है, लेकिन जो क्वांटिटी में उसको मतलब जो प्रेशर से उसको डिस्चार्ज करना चाहिए वो डिस्चार्ज वो प्रेशर से नहीं कर रहा है, कम प्रेशर से कर रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा ये कॉज हो गया। तीसरा, अभी जिप्सी के अंदर में तो कूलिंग वाटर फैन जो है वो इंजन स्टार्ट होते ही चालू हो जाता है। अभी इंजन चालू होते ही कूलिंग वाटर फैन चालू होता है, लेकिन वहां पे क्या है, स्लीपिंग है फैन के अंदर में, है ना, टॉर्क कन्वर्टर है वहां पे। तो अगर वो टॉर्क कन्वर्टर जो है वो ज्यादा स्लिप कर रहा है, मतलब फैन का जो स्पीड है वो ही नहीं अटेंड हो रहा है, उसको जो स्पीड से घूमना चाहिए फैन को, फैन वो स्पीड से घूम नहीं रहा है, तो ये तीसरा कॉज हो गया हीटिंग का, तो इंजन ओवरहीट होगा फिर। मतलब कि कूलिंग वाटर सर्कुलेशन हो रहा है, कूलिंग वाटर की क्वांटिटी बराबर है। चलो दूसरा एक कॉज भी बताता हूँ, ये तो 3 कॉज हो गया। रेडिएटर की फिन्स के अंदर में माइनर पिन होल है, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉप वाइज लीकेज नहीं है वहां पे। अभी ड्रॉप वाइज लीकेज नहीं है तो पता ही चलेगा नहीं कि रेडिएटर में लीकेज है कि नहीं, लेकिन जैसे ही प्रेशराइज हो जाता है तो उसमें से पिन होल में से वो पिन में पानी उड़ता है, वो पानी उड़ता है वो इवोपरेट हो जाता है, पता तक नहीं चलता है, और रेडिएटर खाली हो जाता है ना, तो लीकेज पता नहीं चलता है। अब वो लीकेज पता कैसे करे कि अगर ऐसा है तो कूलिंग वाटर का जो ये जो जिप्सी के रेडिएटर के ऊपर में जो कैप लगी है, वो कैप को ओपन करना है, उसके अंदर 1 इंच भी पानी कम नहीं होना चाहिए, चाहे 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद भी ओपन करो कैप, कूलिंग वाटर का जो लेवल है वो डाउन नहीं होना चाहिए। अगर डाउन है मींस समथिंग इज देयर, कुछ ना कहीं लीकेज है या इवोपरेशन हो रहा है, कूलिंग वाटर की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इवोपरेशन टेक प्लेस दैट। ओके, इफ अगर क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो कूलिंग वाटर की तो इवोपरेशन होता है, लेकिन उसकी जो कूलेंट जो है, कूलेंट की क्वालिटी वही होती है कि वहां पे इवोपरेशन होता नहीं है। अगर इवोपरेशन होता है तो फिर वो कूलिंग वाटर क्वांटिटी जो क्वालिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। दूसरी बात ये है कि माइनर लीकेज, मैंने जैसे बताया कि पिन होल है रेडिएटर में, तो पिन होल है तो वो ड्रॉप वाइज लीकेज नहीं देगा, ड्रॉप वाइज लीकेज नहीं देगा, वो प्रेशराइज कंडीशन में ही सिर्फ लीकेज करेगा, और गर्म है तो इवोपरेट हो जाएगा तुरंत, पता तक नहीं चलेगा कि लीकेज है, और पानी तो कम हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर इंजन जो, ये तो बहुत मतलब वर्स्ट केस में होगा, है ना, कि हेड गास्केट है वहां पे माइनर लीकेज है और कूलिंग वाटर जो है वो ऑयल में जा रहा है, इंजन ऑयल में, वो तो बहुत मतलब वर्स्ट केस है। वो केस में तो इंजन ओवरहीटिंग होना ही है, वो तो सीज भी होना है क्योंकि करोजन भी हो जाएगा, तो पिस्टन चिपक भी जाने वाले। तो ये 3-4 कॉज जो मैंने बताए
वो कॉज हो सकते हैं गाड़ी का ओवर हीटिंग का होने के लिए। तो ओवर हीटिंग का ऑलरेडी जिप्सी मतलब चैनल के ऊपर में ऑलरेडी वीडियो अपलोड भी है ही उसका ओवर हीटिंग का, तो रेमेडीज वगैरह वहाँ पे बताई गई है। लेकिन अगर मैं थर्मोस्टेट वाल्व निकाल देता हूँ, एम्बिएंट टेम्परेचर अगर मेरा 28 से 35 है, तो आई थिंक एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू डजंट मैटर नहीं करेगा, वो कोई इफेक्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि सर्कुलेशन कंटिन्यूस रहेगा और आपका जो पॉइंटर है डेफिनेटली वो सेंटर के ऊपर जाएगा नहीं। थर्मोस्टेट का जो पॉइंटर है मीटर क्लस्टर के ऊपर में जो पॉइंटर है वो सेंटर के नीचे ही रहने वाला है। तो एज ए ट्रायल बेस के ऊपर भी अगर कोई चीज का परफॉर्मेंस नहीं सही नहीं है और अगर हीटिंग ले रहा है तो थर्मोस्टेट वाल्व निकाल के देखना चाहिए, परमानेंटली नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए। इट इज नॉट एडवाइजेबल, आई नो दोस्त थर्मोस्टेट वाल्व रिमूव करना है वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कंपनी को क्यों करता, प्रोवाइड क्यों करता। लेकिन एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू, इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इनटू द कूलिंग वाटर सिस्टम regarding to the fan sleeping या sleeping of fan या radiator efficiency is thermal efficiency is poor, or cooling water fan impeller is stream out, or any other things, or scale formation is there, anything, okay, yeah, minor leakage is there, okay, it doesn't matter. But once if heating is there, you need to be removed thermostat valve for the temporary purpose, temporary only, ओके, नॉट परमानेंटली। अगर हटा के देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है कि उससे क्या मतलब अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है तो फिर हटा के रखे, कोई दिक्कत नहीं है, जब चाहे तब डाल सकते हैं। 2 बोल्ट ही तो खोलनी है ना, 2 बोल्ट खोल के फिर इक्विपमेंट कर सकते हैं। और अगर है ही नहीं गाड़ी के अंदर में फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर बाकी का सब कुछ मैंने जो बोला वो सारी चीजें चेक करनी चाहिए। अभी जिप्सी के अंदर में मतलब ये मैंने बाकी जो थर्मोस्टेट वाल्व निकालने की जो बात कर रहा हूँ वो तो मुझे पता है कि इट इज नॉट एडवाइजेबल एज पर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं है, तो लेकिन तो ट्रायल बेसिस के ऊपर में निकाल के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके लिए कहीं गैरेज में भी जाने की जरूरत नहीं, घर पे निकाल सकते हो। 2 बोल्ट ही तो रिमूव करना है। और थर्मोस्टेट वाल्व का मैंने मतलब कैसे डालना है वो एक वीडियो अपलोड है, तो वहीं से रेफरेंस लेके आप वाल्व रिमूव कर सकते हो। आई होप सो दिस वीडियो यूजफुल टू यू। कुछ अगर कंफ्यूजन है तो शायद दूर हो गया होगा, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। आफ्टर ऑल आवर थिंकिंग इज मतलब व्हाटएवर जो गाड़ी के बारे में जो हम जानते हैं वही सही है ना। अभी मैंने तो बोल दिया कि भाई बाल हटा के देख सकते हैं, वो तो ट्रायल के लिए है। अभी चॉइस इज योर्स, हटाना है नहीं हटाना है, दैट्स डिपेंड्स ऑन यू एंड विच काइंड ऑफ द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद योर जिप्सी। और हीटिंग और प्रॉब्लम किस लिए है उसका रूट कॉज पहले एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर निकाल के देखो, अगर शायद सॉल्यूशन मिल जाए। ओके, आई होप सो दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद।